चाचा और यहाँ हमें सुनने के लिए आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हम आपके बीच में कोई नए नहीं हैं। पिछले 10 सालों से इस मऊ की सरजमी पर जब से अपनी पढ़ाई खत्म किया तब से यहाँ घूम रहे हैं और आप लोगों के छोटे बड़े जो भी मामले होते उसको उठाने और करने का काम करते हैं। पिछले दिनों परिस्थितियां ऐसी बनी कि मजबूरी वर्ष अब चुनाव मैदान में पापा की जगह हम। बहुत लंबी चौड़ी बात है कि क्या साजिशें हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब आप भली बात ही जानते हैं। जब इस देश के मुखिया तो गर्मी का एहसास बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर आक्रोश है। नौजवान साथी भारी तादाद में है। अंदर गुस्सा इस बात का है कि 5 बरस बीत गया, ना नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में सही रास्ता मिला, ना ही नौकरियां मिल पाई और ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आज खाने के लाले पड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं जिनके माँ बाप ने उनको पेट काट काट के पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था कि जब माँ बाप बड़े बुजुर्ग हो जाएंगे तो औलाद बाहर जाएगा और कमा कर लाएगा और माँ बाप की दवाई और बहन की शादी भी कराएगा। मगर पिछले 5 सालों में वो नौजवान इतना परेशान हो गया है कि अब उसके पास चट्टी और चौराहे की धूल फांकने के सिवा कुछ बचा नहीं रह गया। आपको याद होगा कोरोना काल, जिस तरह से कोरोना काल में बड़े बुजुर्गों ने अपनी जानें गंवाई हैं, दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, उससे आप सब भली भांति वाकिफ हैं। आया करता था महाभारत, तो उसमें जब जंग हुई तो लाश दिखती थी, टीवी पर लिखती थी कि लाश बिछी हुई हजारों की तादाद में। उस महाभारत के बाद जब वास्तविकता में टीवी में जब वो पिछले साल इलाहाबाद से लेकर गाजीपुर तक गंगा के दोनों तरफ के तटों पर, दोनों किनारों पर जिस तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ था, वो मुझे वही दृश्य याद दिलाता था। और वो जितने भी मौतें हुई थी वो सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी और घोटाले किए गए थे उनकी वजह से हुई थी। और यहीं तक बात नहीं रुकी। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि लोगों को अपने धर्म के विरुद्ध जाकर, लोगों का गरीबी की वजह से अंतिम संस्कार न कर सके और अपने धर्म के विरुद्ध जाकर के लोगों को, अपने परिजनों को गाड़ना पड़ा वहां। और उसके बाद आवारा कुत्ते उनके लाशों को निकाल कर उनके साथ बर्बरता करते थे। और सत्ता में बैठा मुखिया जो इस पर आवाज उठाता था उस पर मुकदमे दर्ज कराकर उनको जेल भेजने का काम करते थे। ऐसे कई पत्रकार भाई भी थे जिन्होंने वो वीडियो बना लिया, अगर चला दिया अपने चैनल पर तो उस पत्रकार भाई के ऊपर भी कोविड-19 एक्ट का मुकदमा और राष्ट्रद्रोह तक के जैसे मुकदमे उन पर दर्ज करा। इसलिए हमें इनको ये समझाना होगा और सबसे पहले इनको समझाने से पहले अपने आप को समझना होगा कि देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब बनाया था तो उनकी एक सोच थी कि हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति को बराबर सम्मान मिले। इसीलिए सबको जो इस पर आवाज उठाता था उस पर मुकदमे दर्ज कराकर उनको जेल भेजने का काम करते थे। ऐसे कई पत्रकार भाई भी थे जिन्होंने वो वीडियो बना लिया, अगर चला दिया अपने चैनल पर तो उस पत्रकार भाई के ऊपर भी कोविड-19 एक्ट का मुकदमा और राष्ट्रद्रोह तक के जैसे मुकदमे उन पर दर्ज कराए। इसलिए हमें इनको ये समझाना होगा और सबसे पहले इनको समझाने से पहले अपने आप को समझना होगा कि देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब बनाया था तो उनकी एक सोच थी कि हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति को बराबर सम्मान मिले। इसीलिए सबको एक वोट की ताकत दी थी। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्यून हो, सबके ताकत वोट की एक ही है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबके वोट की ताकत एक ही है। अडानी अंबानी भी एक ही वोट देंगे तो यहाँ बैठा मेरा हर बुजुर्ग और नौजवान भी एक ही वोट देगा और दोनों की वोट की ताकत एक बराबर है। मगर आज जो सत्ता सरकार में बैठे लोग हैं ये उस संविधान को बदलना चाहते हैं। इसीलिए बड़ी शर्म की बात है कि
पार्लियामेंट में अभी कुछ दिनों पहले एक भाजपा के सांसद के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था और लगभग वो प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित भी कर दिया, मगर उत्तर प्रदेश में और 5 प्रांतों में चुनाव आ जाने की वजह से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। वो प्रस्ताव था कि संविधान में से 2 लफ्ज को हटाना था। वो लफ्ज आपको शायद मालूम ना हो। एक लफ्ज था धर्मनिरपेक्ष और दूसरा लफ्ज था समाजवाद। ये दोनों लफ्ज इस संविधान की रीढ़ है। जब तक संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा और हर समाज के इंसान को साथ लेकर नहीं चलेगा, तब तक ये देश कभी भी तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे नहीं चलेगा। मगर आज जो सरकार वहां बैठी हुई है वो इस संविधान को बदलना चाहती है। ये भारत तिरंगे के साथ में जो बीच में हमारे गोला है उसका भी एक डेफिनेशन, उसमें 24 डंडियां जो हैं उसका भी एक डेफिनेशन, इन सब को खत्म करके पूरे देश को एक झंडे में लाना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति महान भारत की इसलिए है कि दुनिया का हर देश ये कहता है कि ये वो भारत है जहां एक छत के नीचे हर धर्म, हर समाज के लोग, हर रंग, हर रूप के लोग, मोटे पतले, छोटे लंबे, जैसे भी लोग वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक दूसरे के साथ होली, दिवाली, दशहरा और छोटी बड़ी जयंतियां मनाते हैं ताकि इस देश में एकता बनी रहे। ये उस एकता को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, बहन को बहन से लड़ाना चाहते हैं, पुरुष को महिला से लड़ाना चाहते हैं और इस देश में आपके और हमारे घरों में आग लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इससे हमको रोकना होगा। क्यों? वाली नस्लों के सामने खड़ा होना है तो आज हमको इन संविधान विरोधी ताकतों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे जब कल को हमारी आंखों में आंखें डालकर ये प्रश्न पूछेंगे कि कहां थे हम लोग जब इस देश के संविधान को खत्म किया जा रहा था, कहां थे हम लोग जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए इस खूबसूरत संविधान को लागू कराने के लिए इतनी मशक्कत के बावजूद इस संविधान को जब खत्म किया जा रहा था तो हम लोग क्यों चुप बैठे थे? जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो हम लोग क्यों चुप बैठे थे? तो हम लोगों के पास कोई उत्तर नहीं होगा। उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। उनसे नजरें चुराकर सर नीचे झुकाकर हटना पड़ेगा और शर्मिंदगी का एहसास होगा। अगर उस शर्मिंदगी से बचना है तो आज हमको यह एहसास कराना होगा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि अन्याय के खिलाफ आवाज वही उठाता है जो जिंदा होता है। और अगर हम जिंदा हैं तो हमें इनको यह एहसास कराना होगा कि हम जब जब इस देश के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर कोई आंच डालने की कोशिश करेगा, इस देश का बच्चा बच्चा अपने आप को इस देश का संविधान का रक्षक मानकर इनके सामने छाती चौड़ा कर। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि इस चुनाव में सिर्फ ये मत सोचिएगा कि हमें सिंबल देखना है, हमें पार्टी देखना है, हमको नेता देखना है, हम बहन जी को वोट करेंगे तब्बे ना काम बनी, हम फलाना की वोट करब तब्बे ना काम बनी। आज परिस्थितियां क्या है? एक जमाना था उत्तर प्रदेश में बहन जी बोला करती थी, छोटे बड़े मुद्दों पर बात किया करती थी। आज 5 साल का समय बीत गया, एक भी बार किसी के लिए नहीं। ये चुनाव का पर्व चल रहा है और कितनी जगह चुनाव हो गया, आज तक कहीं रैली नहीं की, आज तक अपने समाज अपने लोगों के लिए कहीं आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक कि पार्टी भी अभी तक उजागर नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर से बैठे संविधान के लोगों ने उनको दबा दिया और उनको ऐसा घेर लिया है चारों तरफ से सामंती ताकतों ने कि आज वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे। इसलिए भाजपा ने उनको इतना दबाव डाला कि हर उस सीट पर जहां गठबंधन चुनाव जीत रही है वहां पर ऐसा कैंडिडेट दिया है जिससे गठबंधन को नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल जाए। बगल में ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी जैसे व्यक्ति के जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि लोग ये बैठने वाली कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री की कुर्सी को लात मार दिया सिर्फ अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए और सम्मान दिलाने के लिए, और आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं और मजबूती के साथ इनका विरोध कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि देश का संविधान और लोकतंत्र बचा रहे। मगर क्या हुआ? बहुजन समाज पार्टी से भाजपा ने की प्रेरित भाजपाओं का बंटवारा,
यहाँ आपकी मऊ की सीट पर आदरणीय बहन जी ने भीम राजभर भाई को यहाँ उतार दिया कि ओम प्रकाश राजभर जी की वोट का यहाँ बंटवारा हो जाए। बगल में दारा सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां चुन्नू भाई को चुनाव लड़ा दिया कि वहां भी वोट का बंटवारा हो। आजमगढ़ में एक ऐसा ही कैंडिडेट दे दिया जहां वोट का बंटवारा हो। अगर आप पूर्वांचल की सारी सीटें उठाकर नौजवान साथियों आप देखना तो बहुजन समाज पार्टी ने हर जगह वही कैंडिडेट दिया है जिस कैंडिडेट से गठबंधन को नुकसान हो रहा हो और भाजपा को फायदा हो रहा हो। इसकी वजह एक है कि वो खुद नीचे आकर देख नहीं पा रही और जो नीचे से ऊपर उन तक बात पहुंचाने वाला है वो बिक गया है। इसका एहसास अगर दिलाना है तो सबसे पहले बूथों को चिन्हित कर लीजिए जहां पर दलित समाज का वोट ज्यादा है या एक भी है, उन वोटों से दलित समाज के लोग इस बात का मन बनाएं कि इस बार यहां बूथ से हराएंगे। जब बूथ से हारेंगे तो फिर कोऑर्डिनेटर को बुलाया जाएगा कि भाई बताओ इस बूथ पर। तो उसकी दोस्ती तभी निभ पाती है जब उसकी गलती पर भी आप उसको बताएं कि आप गलत हैं। और अगर बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते से, मान्यवर श्री कांची राम के दिखाए हुए रास्ते से किसी वजह से बहुजन समाज पार्टी भटक रही है तो उसको रास्ते में लाना भी हमारी जिम्मेदारियों में से आता है। वरना कल हम अपने आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे कि बाबा साहब ने तो क्या कुछ दे दिया था और फिर हमने अपने हाथों से खो दिया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैलाने में माहिर हैं, तो ये कुछ भी अफवाह फैला सकते हैं। 7 तारीख को जब आप कतार में खड़े होंगे हमको वोट देने के लिए, हो सकता है व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए कि गठबंधन का प्रत्याशी अब्बास अंसारी मर गया। आप लोग विचलित हो जाएंगे, अरे भाई ये क्या हो गया। अपनी अपनी कतार छोड़ करके सोचेंगे जाएं चट्टी पे पता करें क्या हुआ, उतने में काम हो जाएगा। इसलिए अगर वैसा मैसेज भी आ जाए तो कतार मत छोड़िएगा, पहले अंदर जाकर बटन दबा दीजिएगा, फिर बाहर निकलकर पता करिएगा तो पता चल जाएगा कि जैसे 15 लाख रुपया आ रहा था बस वैसे ही बात ये भी। ये झूठे लोग किसी भी तरीके का प्रचार कर सकते हैं। ये झूठे लोग नीचता पे उतरकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम से मैसेज पहुंचा सकते हैं लोगों के बीच। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आपका भाई हो, आप सबके आशीर्वाद को प्राप्त करके अगर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचेंगे तो आप ही की आवाज को सरबुलंद करना है, आप ही की बात को वहां रखना है। सारी जिंदगी मेरे परिवार ने गरीबों, मजलूमों, बेसहाराओं की लड़ाई लड़ी, बुनकरों की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। हर उस दुराचारी अत्याचारी को सबक सिखाया है जिसने किसी भी मजलूम बेसहारा की इज्जत, आबरू या मान सम्मान पे हाथ उठाने की कोशिश की है। उसी परिवार का खून है मेरे अंदर, उसी ब्रिगेडियर उस्मान का खून है मेरे अंदर जिसने इस देश को जांगर घाटी और नौशेरा बॉर्डर कब्जा कराने के लिए अपनी खून की आहुति दी थी। उसी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का खून है मेरे अंदर जिसने विदेश से पढ़ाई करके डॉक्टरी होने के बावजूद भी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ डट कर खड़े रहे और सालों तक जेल काटी। मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा हूं जिसने मेरी 30 साल की उम्र में 27 साल जेल की तलाकों में गुजार दिया, सिर्फ इसलिए कि झुके नहीं, डरे नहीं, और जब भी कोई हाथ मजलूम की तरफ बढ़ा है तो उसके सामने ढाल बन के खड़े हुए। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये चुनाव सिर्फ जीत और हार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा उसको हम अंधकार में डालेंगे या रोशनी भरा भविष्य होगा, इस बात का चुनाव है। 5 साल तक इन्होंने जुल्म किया है, हर उस तबके पर जुल्म किया है जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज बुलंद किया है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, उसके ऊपर इन्होंने जुल्म और अत्याचार किया है जो इनके सामने झुका नहीं, डरा नहीं। अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि बौखलाहट इसको कहे या बेबसी इसको कहे कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रदेश के मुखिया आज ये बात धमकाने पे मजबूर हो गए हैं कि हमने जेसीबी मरम्मत की तरह लिए भेज दिया है, सत्ता बनेगी, जिसने वोट नहीं दिया होगा उसके घर पर जेसीबी चला देंगे। ये देश की जनता है और ये तो वीरों और शहीदों की धरती है, ये तो संतों और उलमाओं की धरती है मऊ। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस मऊ से इतने भारी मतों से जिताकर भेजिए और जनता के हाथों मारा हुआ ऐसा तमाचा इनके मुंह पर मारिए
कि अगले 5 साल तक उस तमाचे की गूंज इनके कान से ना जाए और चेहरे पे ऐसी कालिक पोतिए कि अगली बार जब आवाम के बीच में ये वोट मांगने के लिए सोचे भी तो घर से निकलने से पहले आईना देखे तो घर से निकलने का रास्ता भूल जाए। इसीलिए की लड़ाई जो मैं लड़ने खड़ा हुआ हूँ उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मानता हूँ मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए, मैं ये मानता हूँ मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का ईमान। हम मायूस नहीं होने देंगे। अपने चाहने वालों को, मानने वालों को, अपने साथ चलने वालों को, समाज के कमजोर दुबले पतले तबका के जो भी हमसे हमदर्दी रखते हैं या हमसे उम्मीद रखते हैं, इंशाअल्लाह अब्बास भाई कहीं से भी अपने अब्बू के नक्शे कदम पे चलते हुए आपके साथ साना बसाना खड़ा रहेंगे। ये हमारा वादा है। क्योंकि हमारे मेहमान अब्बास भाई हैं, हम लोग तकरीर करने नहीं है, आपका तारुफ कराए और आपकी तरफ से इस गांव में इनका स्वागत किए। अब्बास भाई, ये परिवार मेरा 30 और भाईचारे पे लड़ जाए। इनका सारा दांव फेल हो गया। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम फलान ढेकान, अब तो इस स्तर पे आ गए कि एक जात विशेष को टारगेट कर रहे हैं यादव। साइकिल को टारगेट कर दिए, साइकिल आतंकवादी हो गई। मैंने काका कहेंगे मालिक जाए। तो इन सब हालात से वाकिफ है आप सब लोग। अखिलेश जी ने दिया वित्त विहीन अध्यापकों को 19,000 रुपया, यह खत्म कर दिया। लैपटॉप बांटा इन्होंने, एक लैपटॉप या टैबलेट नहीं बांटा 5 साल। अखिलेश जी ने कहा है कि हम 5,000 रसोईया को देंगे जो बहुत कमजोर तबके से आती है। बेरोजगारी भत्ता 15,000 देंगे। ये तमाम बातें हैं। सबसे बड़ी बात, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आप देख लें और मुख्तार भाई का चेहरा एक बार देखें, एक बार अब्बास भाई का देखें। और हम आप सबसे यही अपील करेंगे कि किसी भी तरह बड़े उम्मीद से विधायक जी ने आपके बीच भेजा है इनको जिता के विधानसभा भेजने का काम करें। एक शेर अब्बास भाई के लिए पढ़ रहा हूँ, जिस जज्बात के ये आदमी है। बहुत कम हमारा इनका साबका है, लेकिन गाहे बेगाहे मौकों पर मुलाकात हो जाती है इनके बारे में कि चमकती रेत को साहिल पे ला के रख दूंगा। ये जज्बात है अब्बास जी। अब चमकती रेत कौन ला सकता है बीच समंदर से, आप समझिए। चमकती रेत को साहिल के माने किनारा, चमकती रेत को साहिल पे ला के रख देंगे। हमें भी जिद है समंदर पलट के देखेंगे, हमें भी जिद है समंदर पलट के।